Bismillahirrahmanirrahim. Let's have a quick recap of expected value of a derived random variable और फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे आज के टॉपिक पे। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ derived random variable में हमने we encounter many situations in which we need to know only the expected value of a derived random variable rather than the entire probability model. Fortunately, to obtain this average, it is not necessary to compute the PMF or CDF of the new random variable. Instead, we use the following properties। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए डिराइव्ड रैंडम वेरिएबल में हमने ये देखा था कि हमें पीएमएफ निकालने या सीडीएफ पहले निकालने की ज़रूरत नहीं है, और डायरेक्टली हम जो है वो फंक्शन अगर हमारे पास गिवन है तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है। ठीक है, सो जो y है, इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x, so you can directly compute the expected value of y using the function that you using the function of x। ठीक है, so instead of finding the PMF of y from the PMF of x and then finding the expected value of y, you can directly compute the expected value of y if you know the function of x and just the PMF of x। ठीक है, और इसके हवाले से वी स्टार्टेड ऑफ विद द सेम एग्जांपल 2.28 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल थी। ठीक है, यू हैव द PMF, ठीक है, एंड यू हैव द मैपिंग ऑफ x and y। So you can directly find the expected value of y using the function that is a function of x। ठीक है, so आपके पास y जो है वो गिवन है इन द फॉर्म ऑफ x और pmf है x का गिवन। ठीक है, तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है फंक्शन ऑफ x को कॉरस्पॉन्डिंग pmf की जो वैल्यू बन रही है उसके साथ, और आपने सम कर देना है फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज जो कि किसकी हैं, बेसिकली x की वैल्यू। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ दिस कि आपने पी एक्स ऑफ एक्स गिवन है और आप उसे पी वाई ऑफ वाई मालूम करें और फिर उसे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई निकालें, यू कैन डायरेक्टली फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। और फिर हमने एक प्रॉपर्टी देखी जो कि थ्योरम था, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू ऑफ एक्स। व्हाट इज म्यू ऑफ एक्स? म्यू ऑफ एक्स इज एक्चुअली द expected value of x को ही कहते हैं। तो expected value of x is mu of x, so this is basically expected value of x minus expected value of x bracket close, so that would be equal to 0। ठीक है, इसे हमने जब ओपन अप किया तो वी फाउंड आउट दैट x p x of x माइनस म्यू ऑफ x, और फिर ये चीज बन रही है, ये चीज किसके बराबर थी, ये चीज 1 के बराबर थी। ठीक है, ये चीज किसके बराबर है, 1 के बराबर, और ये किस चीज के बराबर है, म्यू ऑफ x के बराबर है। तो ये म्यू ऑफ x माइनस म्यू ऑफ x यानी मीन of x minus mean of x is equal to 0। So that was a small proof of that। अच्छा, फिर एक थ्योरम था जी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस बी। ठीक है, तो ये जो आपका एक्सपेक्टेशन है दैट इज बेसिकली अ लीनियर ऑपरेटर। एक्सपेक्टेशन बेसिकली इज व्हाट, दैट इज अ लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, तो जब आप ये बेसिकली इसे ओपन अप करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बी। और जब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स है उसमें ए जो है वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बी क्या होगी, बी तो कोई भी कांस्टेंट नंबर है ना। आपके पास एक्स तो चले एक रैंडम वेरिएबल और उसकी कोई एक एवरेज हो सकती है, कोई उसकी एक एक्सपेक्टेड वैल्यू हो सकती है, लेकिन बी जो है वो तो कांस्टेंट है। तो आप जब कहेंगे कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बी, तो इसका मतलब आप किसी कांस्टेंट की एक्सपेक्टेड वैल्यू मालूम करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल कांस्टेंट वैल्यू इज 5, तो आप कह रहे हैं व्हाट इज द मीन ऑफ 5। 5 तो कांस्टेंट है, उसका मीन क्या होगा, एज इट इज वही नंबर आ जाएगा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू बी इज बी एज इट इज। अच्छा जी, आफ्टर दैट वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल थी आपके पास, दो एग्जांपल्स जिसके अंदर आपके पास पीएमएफ गिवन था आर का, और आपके पास एक फंक्शन v गिवन था दैट वाज द फंक्शन ऑफ r, राइट। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ v आपने मालूम करनी थी। अब देखो इसका क्या तरीकेकार हो सकता है, इसका एक तो ये तरीकाकार हो सकता है कि आप पहले v का जो है वो pmf ऑफ v निकालें। pmf ऑफ v निकाला और फिर उससे एक्सपेक्टेशन का जो फॉर्मूला है v इंटू pmf ऑफ v और फिर समेशन फॉर ऑल वैल्यूज, एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा ये तरीका है जो आपने थोड़ी देर पहले किया था, ये वाला, यूजिंग दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, और अब तीसरा तरीका आप यहाँ पे देखने लगे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ आर पता है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वी क्या होगी, 4 टाइम एक्सपेक्टेशन ऑफ आर प्लस 7। ठीक है,
सो देखो, तीन तरीकों से आप ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली यू विल गेट द सेम आंसर, यू विल गेट द सेम आंसर ऑब्वियसली। ठीक है, and then at the end we did this quiz 2.7, that was again important quiz। ठीक है, जिसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ मेमोरी चिप्स थी। ठीक है, और फिर नंबर ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स थे, और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स का जो है पीएमएफ गिवन था, और आपके पास एम जो थी नंबर ऑफ चिप्स गिवन थी, और आपने एक्सपेक्टेशन ऑफ ए निकालनी थी, और फिर आपने एम को एज अ फंक्शन ऑफ ए आपने मेंशन करना था। ठीक है, एंड फाइनली आपने एक्सपेक्टेशन ऑफ एम निकालनी थी। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्विज क्विज 2.7। So that was a quick recap of the last lecture. So let's continue to today's topic, which is variance and standard deviation. Variance and standard deviation, a very, very important concept. In all engineering disciplines, this topic is very important, variance and standard deviation. So pay close attention. In section 2.5, we describe an average as a typical value of a random variable. हमने एवरेज जो है उसको डिस्क्राइब किया कि एक टिपिकल वैल्यू है किसी भी रैंडम वेरिएबल की। इट इज वन नंबर दैट समराइजेज एन एंटायर प्रोबेबिलिटी मॉडल। आपने देखा ये जो आप एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं, ये तमाम प्रोबेबिलिटी मॉडल को इवेल्युएट करके आपको एक नंबर देता है। आफ्टर फाइंडिंग एन एवरेज, someone who wants to look further into the probability model might ask, how typical is the average? आप ये भी पूछ सकते हैं कि एवरेज आना कितनी टिपिकल है, कि यानी मजीद पेनिट्रेट कर गए आप इस इसके एनालिसिस में रैंडम वेरिएबल के। और व्हाट आर द चांसेस ऑफ ऑब्जर्विंग एन इवेंट फार फ्रॉम द एवरेज? आप ये कहें कि भाई क्या चांसेस हैं कि आप जो इवेंट है वो आपका जो इवेंट होगा वो एवरेज से काफी दूर होगा। इन द एग्जाम्पल ऑफ द मिड टर्म एग्जाम, ये जरा ध्यान से सुनिए, ये एग्जाम्पल जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट। आफ्टर यू फाउंड आउट योर स्कोर इज 7 पॉइंट्स अबव एवरेज। ठीक है, आपको पता लगता है जी मिड टर्म एग्जाम है और आपका जो स्कोर है ना वो 7 पॉइंट्स ज्यादा है एवरेज से। यू आर लाइकली टू आस्क, आप अपने आप से पूछेंगे, हाउ गुड इज दैट? ये कितने मैंने अच्छे मार्क्स लिए? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्लास में लेट सपोज मोर देन 50 स्टूडेंट्स हैं, या लेट सपोज के कोहोर्ट कोर्स है और 100 स्टूडेंट्स हैं। आपको पता लगा भी क्लास की एवरेज जो है ना वो है कोई सर्टन नंबर है उसका, और आपके एवरेज से 7 पॉइंट ज्यादा है। तो आप कहेंगे भाई मेरा ये कितना अच्छा ग्रेड आया है, मेरे मार्क्स कितने अच्छे हैं, हाउ गुड इज दैट? इज इट नियर द टॉप ऑफ द क्लास? क्या मैं टॉप ऑफ द क्लास के पास हूँ या मैं मिडिल के आसपास ही हूँ, ऑल्दो मेरे 7 नंबर ज्यादा हैं। ऑल्दो आई एम नियर द मिडल, ठीक है, यानी एवरेज के आसपास हूँ मैं, यानी फॉर एग्जाम्पल मिडिल मार्क्स कौन से होंगे, ऑलमोस्ट एवरेज होगी फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और आपके 7 मार्क्स कितने हैं? 7 मार्क्स ज्यादा हैं। नाउ यू गोइंग टू आस्क कि भाई मैं मिडल से कितनी दूर हूँ, क्या मैं काफी ज्यादा टॉप ऑफ द क्लास के आसपास हूँ या मैं उसी की कैटेगरी में फॉल करता हूँ, यानी मिडल की ही रेंज है ये। A measure of dispersion is an answer to these questions wrapped up in a single number. If this measure is small, the observations are likely to be near the number. ये जो आप मालूम करना चाह रहे हैं, बेसिकली एक नंबर मालूम करना चाह रहे हैं, अगर वो नंबर स्मॉल है ना, ऑब्जर्वेशंस आर लाइकली टू बी नियर द एवरेज। A high measure of dispersion suggests that it is not unusual to observe events that are far from the average. अगर हाई मेजर आता है उस डिस्पर्शन का तो वो सजेस्ट करेगा कि ये अनयूजुअल नहीं है टू ऑब्जर्व इवेंट्स दैट आर फार फ्रॉम द एवरेज। अ मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ डिस्पर्शन आर द स्टैंडर्ड डिविएशन। ये जो डिस्पर्शन है ना इसके जो मेजर है, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक कहलाती है स्टैंडर्ड डिविएशन एंड इट्स रिलेटिव द वेरिएंस, और उसका आप समझ लें उसका रिश्तेदार है वेरिएंस, जो कि आपस में दोनों रिलेटेड हैं। किस तरह रिलेटेड है अभी पता लगेगा। द वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू। जो वेरिएंस है ना वो बताती है कि रैंडम वेरिएबल एक्स जो है, ठीक है, उसका डिफरेंस कितना आ रहा है उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू से। दिस डिफरेंस इज द डिराइव्ड रैंडम वेरिएबल। तो ये दिस इज सॉर्ट ऑफ अ डिराइव्ड रैंडम वेरिएबल। तो ये जो हम नया पैरामीटर मालूम करना चाह रहे हैं, ये एक सॉर्ट ऑफ डिराइव्ड रैंडम वेरिएबल है, जो कि क्या बता रहा है कि आपका जो रैंडम वेरिएबल है उसका एवरेज से कितना डिफरेंस, आपका जो रैंडम वेरिएबल है उसका एवरेज से कितना डिफरेंस है, एंड दिस इज नोन एज वेरिएंस।
Theorem 2.11 states that mu of y is equal to 0 regardless of the probability model of x. अभी आपने थ्योरम देखा, उससे ये पता लगा कि जो mu of y है, फॉर एग्जांपल दिस थिंग, ठीक है, आपने देखा था ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस mu of x, and that was equal to 0. Therefore, mu of y provides no information about dispersion of x around x. इसका मतलब कि भाई mu of y जो है ना, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, वो तो मुझे डिस्पर्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। डिस्पर्शन का मतलब है कि कितना दूर है, कितनी डिस्पर्स हुई हुई है आपकी रैंडम वेरिएबल की एवरेज, ठीक है, आपकी रैंडम वेरिएबल की एवरेज कितनी डिस्पर्स हुई हुई है, ठीक है। A useful measure of the likely difference between x and its expected value is the expected absolute value of the difference, expected value of absolute of y. However, this parameter is not easy to work with mathematically, and in many situations it is not used frequently. ठीक है, फिर क्या करना है, इंस्टेड वी फोकस ऑन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वेयर। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, यू लुक एट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वेयर। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वेयर क्या बन जाएगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू ऑफ एक्स होल स्क्वेयर, क्योंकि अगर वाई का स्क्वेयर करोगे तो इसका भी स्क्वेयर होगा, जब इसका स्क्वेयर होगा यानी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ऑफ एक्स होल स्क्वेयर, और फिर टेकिंग एक्सपेक्टेशन ऑन बोथ साइड्स यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, विच इज रेफर टू एज वेरियंस। इस चीज को कहते हैं जी वेरियंस ऑफ एक्स। इस चीज को क्या कहते हैं, वेरियंस ऑफ एक्स। द वेरियंस ऑफ एक्स, द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरियंस इज द स्टैंडर्ड डिविएशन। अभी मैंने आपको बताया था कि जो वेरियंस और स्टैंडर्ड डिविएशन है आपस में क्लोजली रिलेटेड है। तो बेसिकली जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं वेरियंस का, तो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो दे देती है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ द वेरियंस इज म्यू ऑफ एक्स, द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स। जो स्टैंडर्ड डिविएशन है उसे आप डिनोट करते हैं सिग्मा ऑफ एक्स से, सॉरी, स्टैंडर्ड डिविएशन को आप डिनोट करते हैं सिग्मा ऑफ एक्स से, ठीक है। और इसका मतलब जो आपकी वेरिएंस है वो सिग्मा एक्स स्क्वेयर कहलाती है, सिग्मा एक्स स्क्वेयर कहलाती है, बिकॉज जो आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन है वो स्क्वेयर रूट है वेरिएंस का, तो वेरिएंस क्या होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वेयर, ठीक है। तो स्क्वेयर रूट यानी अंडर रूट है वेरिएंस का स्टैंडर्ड डिविएशन, तो इसका मतलब वेरिएंस का स्टैंडर्ड डिविएशन से क्या होगा, वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वेयर, यानी वेरिएंस को हम डिनोट कर सकते हैं सिग्मा एक्स स्क्वेयर से, ठीक है। चलें, तो वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स इज डिनोटेड एज वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर, जो कि हमने अभी यहाँ पे बात की। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर, दिस इज नोन एज द वेरिएंस ऑफ एक्स, दिस इज नोन एज द वेरिएंस ऑफ एक्स। और वेरिएंस का जब अंडर रूट ले लेते हैं वो आपको क्या देगा, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, आपको क्या देगा, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स। It is useful to take the square root of variance of x because sigma of x has the same units, for example, as x. भाई जरूरत क्या है, वेरिएंस जब निकाल लिया तो फिर स्टैंडर्ड डिविएशन की जरूरत क्या है, वो अक्सर उसकी जरूरत इसलिए पेश आती है कि जो आपकी स्टैंडर्ड डिविएशन होती है उसके भी वही यूनिट्स होते हैं जो कि एक रैंडम वेरिएबल के होते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने उसका स्क्वायर स्क्वायर जब ले लेते हैं वेरिएंस में और उसे अंडर रूट ले लेंगे तो वही उसका यूनिट आ जाएगा जो रैंडम वेरिएबल का है। The units of variances are the square of the units of the random variable, ठीक है, यानी एग्जाम पॉइंट स्क्वायर, फॉर एग्जांपल आपका एग्जाम जो है उसका स्क्वायर, ठीक है। तो इसलिए वेरिएंस जो है उस सॉरी स्टैंडर्ड डिविएशन उस कॉन्टेक्स्ट में जो है इंपॉर्टेंट होती है। Therefore, sigma of x यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन कैन बी कंपेयर्ड डायरेक्टली विद एक्सपेक्टेड वैल्यू, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू से स्टैंडर्ड डिविएशन को कंपेयर किया जा सकता है, इसलिए स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, पहले वेरिएंस निकालनी पड़ेगी, वेरिएंस से फिर स्टैंडर्ड डिविएशन निकालो, ठीक है, लेकिन वेरिएंस निकालनी जो है वो जरूरी है। Informally, we think of the outcomes within plus minus sigma x of mu of x as being in the center of the distribution. Now back to the question कि आपने कहा कि मेरे 7 नंबर ज्यादा आए हैं, ठीक है, तो मैं कितना कुछ बेहतर हूं या कितने मेरे नंबर जो हैं वो एवरेज से ज्यादा आए हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो रूल है वो ये है कि प्लस माइनस सिग्मा एक्स ऑफ म्यू ऑफ एक्स, यानी म्यू एक्स से प्लस सिग्मा और म्यू एक्स माइनस सिग्मा एक्स जो है, ये बेसिकली वो रेंज डिफाइंड करती है। जैसे आप कहते हैं कि भाई अभी आप सेंटर के अंदर ही, ठीक है, बिकॉज सेंटर जो है यानी मार्क्स आए हैं, फॉर एग्जांपल अभी आपको एग्जांपल आती है तो ये क्लियर हो जाता है। Thus, if the standard deviation of exam score is 12 points, for example, आपका जो एग्जाम है उसकी जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 12 पॉइंट्स आई है,
Student with a score of +7 with respect to the mean can think of herself in the middle of the class. अगर आपके मीन से 7 नंबर ज्यादा आए हैं, ठीक है, और आपकी क्लास की स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो 12 है, तो समझें कि भैया आप मिडिल के आसपास ही हैं, आप एवरेज के अंदर ही मार्क्स आए हैं, आपके आपके एवरेज मार्क्स आए हैं। ये ना समझें कि आपके एवरेज से 7 नंबर ज्यादा हैं तो भैया आप बहुत ज्यादा आपका स्कोर आ गया। आपका स्कोर क्लास की एवरेज के आसपास ही है, यानी क्लास की आपने एवरेज का जो आपने प्लॉटिंग की है, आप ऑलमोस्ट दरमियान में, ठीक है, एग्जैक्टली दरमियान वाले पॉइंट पे ना सही है, दरमियान की रेंज में यहाँ। इफ द स्टैंडर्ड डिविएशन इज 3 पॉइंट्स, अगर स्टैंडर्ड डिविएशन जो है आपकी वो 3 आती क्लास की, ही इज लाइकली टू बी नियर द टॉप। ठीक है, फिर आप कहते हैं कि आप के जो मार्क्स हैं वो टॉप के आसपास हैं। क्यों भाई? क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन कितनी आई है? 3 पॉइंट्स, यानी कि म्यू ऑफ एक्स +3 जो है ना वो मिडिल की रेंज है, म्यू ऑफ एक्स -3 मिडिल की रेंज है। लेकिन आपके तो मीन से 7 नंबर ज्यादा हैं, तो आप मीन से काफी ऊपर हैं, इसका मतलब कि आप नियर द टॉप जो है वो अपने आप को कंसिडर कर सकते हैं। Informally, we think of sample values within sigma x of the expected value as typical values of x and other values as unusual. तो इसका मतलब जो मीन माइनस सिग्मा और मीन प्लस सिग्मा, यानी कि मीन माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन, ये आपकी टिपिकल वैल्यूज ही कहलाती हैं, यानी कि आपकी जो सेंटर के आसपास की वैल्यूज ही कहलाती हैं। तो आप देखें कि ये कितनी इंपॉर्टेंट पैरामीटर था आपका वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। Because x minus mu of x whole square is a function of x, variance of x can be computed according to the theorem as variance of x क्या है जी? सिग्मा एक्स स्क्वेयर। सो वो क्या चीज है सिग्मा एक्स स्क्वेयर? अभी हमने देखा दैट इज इक्वल टू दिस। क्योंकि सिग्मा जो वेरिएंस है वो एक्सपेक्टेशन से निकलती है, और एक्सपेक्टेशन को अगर ओपन किया जाए तो क्या चीज होती है? एक्सपेक्टेशन ऑफ, फॉर एग्जांपल एक्स, वो क्या होता है? एक्स और साथ आप आगे किससे मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं उसको? आप आगे मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं पीएमएफ के साथ, ठीक है, और समेशन ले रहे होते हैं, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ एक्स वी हैव एक्स माइनस म्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर। तो अगर हम इसे एक्सपेक्टेशन की फॉर्म में लिखें तो वेरिएंस ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज एक्स माइनस म्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर इनटू पीएम, वही वाला फॉर्मूला जो एक्सपेक्टेशन, ठीक है, क्योंकि वेरिएंस आपकी बनती ही एक्सपेक्टेशन से है, वेरिएंस एक्सपेक्टेशन से बनती है, और एक्सपेक्टेशन को ओपन करें तो जिस चीज की एक्सपेक्टेशन ले रहे होते हैं वो मल्टीप्लाइड विद द पीएमएफ एंड समेशन ऑफ ऑल द वैल्यूज, ये एक्सपेक्टेशन होती है, ठीक है। सो वेरिएंस ऑफ एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर है, ठीक है, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस म्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद द पीएमएफ समेशन फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज इन द सैंपल स्पेस, ठीक है। तो दिस इज आल्सो द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। अच्छा जी, वेरिएंस ऑफ एक्स, अब ये एक और थ्योरम है, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड वेरी इजी फॉर्मूला इफ यू वांट टू कंप्यूट वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है। सो लेट अस सी। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले, ये वाला, ठीक है। आपको पता है कि ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ठीक है। तो इसको ओपन करें तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर पी एक्स ऑफ एक्स बन जाएगा, एक्स स्क्वायर पी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है। और क्या बन जाएगा? म्यू ऑफ एक्स स्क्वायर पी एक्स ऑफ एक्स, म्यू ऑफ एक्स स्क्वायर पी एक्स ऑफ एक्स। और फिर 2ab वाला क्या बनेगा? -2ab में -2x म्यू ऑफ एक्स -2x म्यू ऑफ एक्स के साथ पी एक्स ऑफ एक्स। यानी इस वाली चीज को ओपन अप करें तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, ये क्या चीज है? एक्स स्क्वायर पी एक्स ऑफ एक्स, ये तो बनता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला ये बनता है, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर साथ मल्टीप्लाई पीएमएफ के साथ समेशन, इसका मतलब ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर है, -2 म्यू एक्स आप बाहर ले गए और समेशन एक्स पी एक्स ऑफ एक्स अंदर ले गए। और यहाँ पे आपने क्या किया है? म्यू ऑफ एक्स स्क्वायर आप बाहर ले आए हैं और अंदर आप समेशन आपने पीएमएफ के साथ लगा दी। नीचे आ जाए यहाँ से, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या चीज है? एक्स पी एक्स ऑफ एक्स क्या चीज है? दिस इज इक्वल टू म्यू ऑफ एक्स। तो म्यू ऑफ एक्स इंटू म्यू ऑफ एक्स क्या बन जाएगा? 2 म्यू ऑफ एक्स स्क्वायर बन जाएगा, म्यू ऑफ एक्स, और ये भी म्यू ऑफ एक्स है, ये वाला पार्ट, ये वाला, तो ये म्यू ऑफ एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, और ये क्या चीज है जी? ये है जी म्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, और समेशन करें अगर पीएमएफ की सारी सैंपल स्पेस की वैल्यूज हो और आप समेशन कर दें पीएमएफ की, तो आपको तो पता है भाई वैलिड पीएमएफ में जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होती हैं दे सम अप टू 1,
ठीक है, तो दिस इज बेसिकली म्यू ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद 1 एंड देयरफॉर म्यू ऑफ एक्स, तो ये बन जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और म्यू ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बन गया, -2 + 1 इज इक्वल टू -1, तो ये क्या बन जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि ये चीज। So a very simple proof, variance of x is equal to expected value of x square minus mu of x square. And in other words, expected value of x square minus expected value of x whole square. This is the formula for the variance of x. Moments. For a random variable x, the nth moment is expected value of x power n. ठीक है, हम मोमेंट्स के बारे में पढ़ने लगे, देखते हैं क्या चीज है। तो मोमेंट के बारे में हमें पहले ये चीज पता लगी कि मोमेंट जो है, nth मोमेंट जो है वो कहलाता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की पावर n, और nth सेंट्रल मोमेंट कहलाता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू ऑफ x की पावर n। ठीक है, therefore expected value of x is the first moment। इसका मतलब अगर n की पावर 1 रखें, यानी expected value of x यानी कि मीन जो है, मीन इज बेसिकली द फर्स्ट मोमेंट ऑफ द रैंडम वेरिएबल, उसे हम फर्स्ट मोमेंट ऑफ द रैंडम वेरिएबल भी कह सकते हैं। इसी तरह एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर को हम सेकंड मोमेंट भी कह सकते हैं। Theorem 2.13 says that the variance of x is the second moment of x minus the square of the first moment। क्या लिखा हुआ है कि वेरिएंस ऑफ x क्या है, सेकंड मोमेंट माइनस फर्स्ट मोमेंट का स्क्वायर, सेकंड मोमेंट माइनस फर्स्ट मोमेंट का स्क्वायर, हम वेरिएंस को ये भी कह सकते हैं। एग्जांपल, इन एग्जांपल 2.6 वी फाउंड दैट द रैंडम वेरिएबल r एज अ पीएमएफ। ये हमने आज के रिवीजन में भी देखा, और पहले भी देखा था कि एग्जांपल 2.6 में पीएमएफ गिवन था रैंडम वेरिएबल r का, और उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू भी गिवन थी। मालूम करना है, फाइंड आउट करना है वेरिएंस ऑफ r। वी हैव टू फाइंड आउट द वेरिएंस ऑफ r। In order of increasing simplicity, we present three ways to compute the variance of R। ठीक है, आसानी के लिए हम तीन तरीकों की वेरिएंस है ना वो मालूम करके देखते हैं। सबसे पहला जो है वो क्या है कि हमने थोड़ी देर पहले देखा कि जो वेरिएंस के लिए यू स्टार्टेड ऑफ विद दिस थिंग, y इज इक्वल टू x माइनस म्यू ऑफ x। ठीक है, और फिर आपने उसका जो है वो स्क्वायर लिया। ठीक है, और यहाँ से आपने जो है वो बात स्टार्ट की। यहाँ पे भी आपने क्या लिया है, आपने एक डिराइव्ड रैंडम वेरिएबल w लेके आए हैं, जिससे r माइनस म्यू ऑफ r होल स्क्वायर। सो r माइनस म्यू इसका गिवन है 3/2 स्क्वायर, तो ये आपका r माइनस 3/2 स्क्वायर बन गया। और इससे फिर आपने क्या निकाला है, इससे आपने निकाला है पीएमएफ। इससे आपने क्या निकाला है, पीएमएफ निकाला है। ठीक है, अगर पीएमएफ आपने w का निकालना है, तो पहले आप r की वैल्यू पुट करो 0। ठीक है, r की वैल्यू 0 पुट करो। जब r की वैल्यू 0 पुट करोगे, सो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट 0 माइनस 3/2 का स्क्वायर, 0 माइनस 3/2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू दिस 0 माइनस 3/2 का स्क्वायर। तो ये 3/2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 9/4। तो w इज इक्वल टू 9/4 बन जाएगा। तो w इज इक्वल टू 9/4 जब होगा, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/4। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/4। और फिर आप क्या पुट करोगे, r इज इक्वल टू 2 पुट करोगे। व्हेन यू विल पुट r इज इक्वल टू 2, तो ये 2 माइनस 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 माइनस 3/2 का स्क्वायर किया, यू विल गेट 1/4। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या प्रोबेबिलिटी है, वी नो वेल फ्रॉम द टॉपिक ऑफ डिराइव्ड रैंडम वेरिएबल दैट वी डिड लास्ट वीक। सो सो आपके पास पी डब्ल्यू ऑफ डब्ल्यू क्या आ जाएगा, 3/4। तो ये आपके पास पीएमएफ आ गया डब्ल्यू का। जब पीएमएफ आ गया डब्ल्यू का, ठीक है, सो पीएमएफ ऑफ डब्ल्यू जो है वो आपने जब मालूम कर लिया, तो इसकी एक्सपेक्टेशन निकालेंगे, तो बेसिकली वेरिएंस ऑफ आर होगी। क्योंकि हमें पता है कि इस चीज की एक्सपेक्टेशन, एक्स माइनस म्यू ऑफ एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन क्या थी, वेरिएंस थी। तो जब हमने डब्ल्यू निकाल लिया, डब्ल्यू हमने इस फॉर्म में लिख लिया, और डब्ल्यू की एक्सपेक्टेशन निकाल लेंगे, तो वो क्या दे देगी, हमें वेरिएंस दे देगी। ठीक है, तो जब आपने डब्ल्यू निकाल लिया, ठीक है, और इसकी एक्सपेक्टेशन निकाल ली, और एक्सपेक्टेशन क्या है, वैल्यू इंटू प्रोबेबिलिटी प्लस वैल्यू इंटू प्रोबेबिलिटी, यानी 1/4 इंटू 9/4 प्लस 3/4 इंटू 1/4। ये आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली, तो दैट वुड बेसिकली बी इक्वल टू द वेरिएंस ऑफ आर। तो ये था जी पहला तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, वेरिएंस ऑफ आर इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आर माइनस म्यू ऑफ आर होल स्क्वायर। सो वी नो आर, ठीक है, एंड वी नो म्यू ऑफ आर। ठीक है,
तो हमारे पास आर भी पता है, म्यू ऑफ आर भी पता है, तो टेंशन की बात ही कोई नहीं है। तो वी कैन इजीली कंप्यूट 0 - c/2 का स्क्वायर इंटू पी आर ऑफ 0 प्लस 2 - c/2 का स्क्वायर इंटू पी आर ऑफ 2 विच इज इक्वल टू 3/4। यू कैन सी दैट यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है, लेकिन इससे भी आसान तरीका जो कि मेरे नज़दीक बेस्ट तरीका है, वो ये तरीका होता है यूजिंग दिस सिंपल फार्मूला, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर। ये वाला फार्मूला सबसे मेरे नज़दीक इजी होता है इफ आपके पास ये वैल्यूज जो है सारी गिवन है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर क्या होगा इस केस में, 0 का स्क्वायर इंटू 1/4 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 3/4। ये आपको क्या दे देगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर दे देगा। So expected value of R square is square of the values multiplied with the corresponding probability and summing all of these accordingly. That would be 0 square into 1/4 plus 2 square into 3/4. ठीक है, this will give you expected value of R square। ठीक है, and variance of R क्या है, expected value of R square minus expected value of R whole square यानी कि mu of R square। और mu of R जो है that is already given to you, that is 3/2। So out of all these three methods, this seems to be the most easiest one in this case। ठीक है, note that expect x minus mu of x whole square is greater than equal to 0, therefore it is expected value is also non-negative, that is for any random variable s, random variable x, variance of x is always greater than or equal to 0। Variance of x is that is always greater than or equal to 0। थ्योरम है जी, वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स वेरिएंस ऑफ एक्स। आपने देखा था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी क्या था, ए इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस बी। ठीक है, इसमें वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स। पहले तो मैथमेटिकली देखते हैं फिर उसका मतलब देखते हैं। पहले हमें याद है ये बात की थी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनी कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल 3, क्या है जी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 3 भी 3 कांस्टेंट है, क्योंकि वो कांस्टेंट है उसने वेरी करना ही नहीं है, तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू भी 3 होगी। ठीक है, तो उस केस में तो ऐसे आ रहा था, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी था ए टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस बी। ठीक है, इसमें बी जो है वो खत्म हो गया, तो पहले मैथमेटिकली देखते हैं फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। We let y is equal to ax plus b and apply theorem 2.13। We expand this। ठीक है, ये आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर बन जाएगी ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर, जो कि बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला, यानी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab एक्स प्लस बी स्क्वायर। राइट, सो ये आपके पास बन जाएगा ए स्क्वायर बाहर आ गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर यानी एक्सपेक्टेशन एज अ लीनियर ऑपरेटर, प्लस 2ab जो है वो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, 2ab एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जिसे मैं म्यू ऑफ एक्स लिख रहा हूँ। ठीक है, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर क्या आएगी, बी स्क्वायर एज इट इज कांस्टेंट जो है वही एक्सपेक्टेशन आ रही होती है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन जब आप लीनियर ऑपरेटर इसके अंदर से गुजारेंगे, यू विल गेट दिस एक्सपेंडिंग द राइट साइड ऑफ थ्योरम 2.12। ठीक है, yields म्यू ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, म्यू ऑफ वाई स्क्वायर जो है वो आपको क्या जो है वो बताता है, ए स्क्वायर म्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2ab म्यू ऑफ एक्स प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सो ए स्क्वायर म्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2ab म्यू ऑफ एक्स प्लस बी स्क्वायर। बिकॉज वेरिएंस ऑफ वाई जो है उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है, दैट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस म्यू ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, तो वेरिएंस ऑफ वाई यहाँ पे आपकी क्या बन जाएगी, ए स्क्वायर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी ये वाला फॉर्मूला एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, दिस थिंग ए स्क्वायर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर म्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर which is equal to a square times variance of x। ठीक है, if we let a is equal to 0 in this theorem, we have variance of b is equal to 0 because there is no dispersion around expected value of a constant। अब इस बात को ध्यान से सुने, एक तो ये बात हमें पता लग गई कि एक्सपेक्टेशन ऑफ अ कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट। अब हम बात कर रहे हैं वेरिएंस की। ठीक है, इट इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, जब स्पेशली जब प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कोई वाइवा होता है,
ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि भाई डिफरेंस बताएं वेरिएंस का और एक्सपेक्टेशन का, या वेरिएंस बताएं क्या होती है, या स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होती है। तो वेरिएंस तो भाई मुझे ये बता रही है कि मेरा मीन के अराउंड स्प्रेड कितना है, हाउ मच स्प्रेड इज देयर और हाउ मच डिस्पर्शन इज देयर अराउंड द मीन। ठीक है। अच्छा, वेरिएंस ऑफ ए एक्स में क्या आ रहा है, एक तो हमने प्रूफ से देख लिया कि ए स्क्वेयर बाहर आ रहा है और वेरिएंस ऑफ एक्स ए स्क्वेयर वेरिएंस ऑफ एक्स, ये बी किधर गया है। अब मुझे बताओ, जो जब मैं कहीं पे लिखूंगा वेरिएंस ऑफ बी, व्हेनेवर आई विल राइट लाइक दिस वेरिएंस ऑफ बी, इसका क्या मतलब है कि मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि भाई बी कितना वेरी कर रहा है। ठीक है, पहली बात तो ये कि भाई जो बी है ना वो तो कांस्टेंट है, तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या थी, कांस्टेंट इटसेल्फ, क्योंकि वो डिस्पर्स तो कर नहीं रहा, वेरी तो कर नहीं रहा, वो कोई रैंडम तो है नहीं, तो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी, तो कांस्टेंट वैल्यू इटसेल्फ। जब मैं वेरिएंस ऑफ बी की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, मतलब इसका ये है कि भाई बी कितना वेरी कर रहा है। भाई बी कांस्टेंट है, वो वेरी कर ही नहीं रहा, उसका स्प्रेड अराउंड द मीन नहीं है, तो वेरिएंस ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो। वेरिएंस ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो, ये जो है ना, ये वाला जो कांस्टेंट है ये मल्टीप्लाई हो रहा है रैंडमनेस के साथ, ये रैंडम वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इसलिए ए स्क्वेयर की फॉर्म में आता है जब हमने उसे मैथमेटिकली देखा। तो जो वेरिएंस ऑफ बी है वो हमेशा क्या होगी, वेरिएंस ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो बिकॉज अ कांस्टेंट डज नॉट वेरी, राइट। सो आपके पास ये फैक्स मशीन वाली जो एग्जांपल थी, या न्यू फैक्स मशीन ऑटोमेटिकली ट्रांसमिट्स an initial cover page that precedes the regular fax transmission of fax information pages. Using this new machine, the number of pages in a fax is y is equal to x plus 1. What are the expected value and variance of y? The expected value of the transmitted pages is expected value of y is equal to expected value of x plus expected value of 1 which is 1. The variance of the number of pages is क्या होगी, होगी वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x, जो y है वही वेरिएंस ऑफ x आ रही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जी, एग्जांपल 2.36। In example 2.30, the amplitude y in volts as a PMF shown as this. ये जी given है PMF of V. A new voltmeter records the amplitude U in millivolts. What is the variance of U? अच्छा, एक नया वोल्टमीटर आपने ले लिया जो एम्पलीट्यूड को मिली वोल्ट्स में दिखाता है, एम्पलीट्यूड को मिली वोल्ट्स में दिखाता है, तो वेरिएंस ऑफ यू क्या होगा। ठीक है, तो पहले तो ये पता लगा कि जो यू है ना वो 1000 टाइम्स वी है, क्यों, क्योंकि मिली वोल्ट्स में है। ठीक है, जो वोल्ट मीटर है वो एम्पलीट्यूड यू का किस में दिखा रहा है, मिली वोल्ट्स में। ठीक है, तो इसका मतलब कि कितने टाइम्स है जी, यू इज 1000 टाइम्स दैट ऑफ वी। ठीक है, बिकॉज मिली जो है दैट इज 10 की पावर 3 की रेशो से उसे जो है, यानी 10 की पावर -3, यानी 10 की पावर 3 टाइम्स ऑफ वी विल बी यू। ठीक है, अच्छा, तो आपने मालूम करना है जी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड जो है वो आपने मालूम करना है, वो क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो 1/7 इंटू -3, यानी वैल्यू इंटू प्रोबेबिलिटी एंड समेशन फॉर ऑल, तो -3 इंटू 1/7 प्लस -2 इंटू 1/7 प्लस -1 इंटू 1/7 प्लस 0 इंटू 1/7 प्लस 1 इंटू 1/7 प्लस 2 इंटू 1/7 एंड प्लस 3 इंटू 1/7। दिस विल गिव यू द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ v विच इज 0 वोल्ट्स। ठीक है, उसके बाद क्योंकि हमने वेरिएंस मालूम करनी है, और वेरिएंस ऑफ v क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वी स्क्वेयर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वी होल स्क्वेयर। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वी स्क्वेयर के लिए क्या करेंगे, -3 का स्क्वायर इंटू 1/7 प्लस -2 का स्क्वायर इंटू 1/7 प्लस -1 का स्क्वायर इंटू 1/7 अप टिल 3 का स्क्वायर इंटू 1/7। सो यू विल गेट 4 वोल्ट स्क्वायर, यू विल गेट 4 वोल्ट स्क्वायर। सो वेरिएंस ऑफ वी क्या है जी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वी स्क्वेयर विच इज 4 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वी होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 4 वोल्ट स्क्वायर। तो वेरिएंस ऑफ वी कितनी आ जाएगी, 4 वोल्ट स्क्वायर, क्योंकि यू जो है वो 1000 टाइम्स ऑफ वी है, तो यू विल गेट दिस थिंग 4 एंड फिर 6 zeros मिली वोल्ट स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज ये क्या बन जाएगा, वेरिएंस ऑफ यू इज इक्वल टू 1000 का स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ वी। ये क्यों किया आपने, क्योंकि ये हमने फॉर्मूला अभी देखा है कि जब हमने इस तरह से करना है तो वेरिएंस ऑफ समथिंग, तो कांस्टेंट के साथ चीज आ रही है वो स्क्वायर आ जाती है, स्क्वायर की फॉर्म में बाहर आ जाती है। तो जब आप यहाँ पे करोगे वेरिएंस ऑफ यू, तो दैट वुड बी 1000 का स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ वी, 1000 का स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ
V और वेरियंस ऑफ V आपने निकाल लिया 4, ठीक है। सो दैट वुड बिकम दिस नंबर मिली वोल्ट स्क्वायर। इसका जी इसके अलावा थ्योरम है, इफ यू कम अक्रॉस कि भाई आपका रैंडम वेरिएबल किस फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, यू कैन डायरेक्टली फिगर आउट द वेरिएंस ऑफ दैट। फॉर एग्जांपल, if x is Bernoulli random variable, variance is p into 1 minus p, ज्योमेट्रिक के केस में 1 minus p divided by p square, बाइनोमियल के केस में n p into 1 minus p, पास्कल के केस में, पॉइसन के डिस्क्रीट यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल के केस में क्या corresponding variances आती हैं। so if you come across and if you are able to figure out कि भाई आपका रैंडम वेरिएबल किस फैमिली से बिलोंग करता है, you can directly find out the corresponding variance. So let's do quiz 2.8. Pay close attention to this. Quiz 2.8. In an experiment to monitor two calls, एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें आप टू कॉल्स को मॉनिटर कर रहे हैं। The PMF of n, the number of voice calls, this number of voice calls का PMF given है। No voice call 0.1 probability, एक voice call की probability given है 0.4, two voice calls की probability given है 0.5 and 0 अदरवाइज। सम करो इसको तो क्या आएगा जवाब 0.1 + 0.4 + 0.5 इक्वल टू 1। इसका मतलब ये वैलिड पीएमएफ है। सो इन एक्सपेरिमेंट जिसके आप दो कॉल्स को मॉनिटर कर रहे हैं उसका कॉरस्पॉन्डिंग पीएमएफ यहाँ पे गिवन है। फाइंड करें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एन। एक्सपेक्टेशन मालूम करना तो बड़ा आसान है। वैल्यू मल्टीप्लाइड विद द प्रोबेबिलिटी एंड समिंग फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज, दैट वुड बिकम 0 into 0.1 + 1 into 0.4 + 2 into 0.5 which is equal to what? Which is equal to 1.4. ठीक है, so this is the expected value of n. This is the expected value of n. Next is second moment मालूम करें। Next is second moment मालूम करें, which is equal to e of n square. अब e of n square क्या होगा? 0 का स्क्वायर into 0.1 + 1 का स्क्वायर into 0.4 + 2 का स्क्वायर into 0.5. So you will get 2.4 is the answer. This is the second moment of n. नेक्स्ट थिंग है जी वेरिएंस ऑफ एन मालूम करें। अब हमने वेरिएंस मालूम करने के तीन तरीके कार जो है अपनाए थे। सबसे आसान कौन सा लग रहा है यहाँ पे? द थर्ड मेथड। वेरिएंस ऑफ एन इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एन स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एन होल स्क्वायर, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एन स्क्वायर माइनस म्यू ऑफ एन स्क्वायर। तो दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट मेथड क्योंकि दोनों चीजें हमारे पास मौजूद हैं। वेरिएंस ऑफ एन विल बिकम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एन स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एन होल स्क्वायर। दोनों चीजें मालूम है, you can easily figure out the variance of n. लास्ट चीज क्या है जी? लास्ट है जी स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करें। वी नो वेरी वेल कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन है दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस ऑफ n। वी नो द वेरिएंस ऑफ n 0.44 का अंडर रूट लिया, 0.663 इज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल n। वेरी सिंपल क्विज, दैट्स इट जी। ये था हमारा टॉपिक वेरिएंस का। वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, मोमेंट्स, ये हमने सारी चीजें कवर की हैं। थैंक यू।